हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, ये वीडियो नंबर 2 है या फिर हम क्लास नंबर 2 हम इसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं किसके, एचपीसीएल, बार्क और आईओसीएल के लिए। ठीक है, और सभी को देखो फॉर्म भर गया होगा। एचपीसीएल का तो अभी करंटली चल रहा है, बार्क का फॉर्म आप सभी ने भर लिया होगा, और आईओसीएल 2022 और 23 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी से ही, क्योंकि देखो मैं आपको आईओसीएल के बारे में शाम को एक स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको प्लानिंग करनी है अगली नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सिलेक्शन सीरीज रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको। सभी लोगों को जुड़े रहना है चैनल को, सभी लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है, पढ़ने के बाद लाइक जरूर करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अभी लाइक कर दो। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, एमआरके स्टडी को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। आईटीआई वाले स्टूडेंट, आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले और बीटेक जो कर रहे हैं उन वो वाले, ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, पहला वीडियो मैंने करा दिया है, वो इस बार देख लेना उसको भी। ठीक है, वीडियो सेक्शन में होगा वो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो सभी को आता होगा, मैं जानता हूँ, ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। ठीक है, कि विस्कोसिटी, पहली बात तो विस्कोसिटी होती क्या है, और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के केस में बात करें तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या कंडीशन होगी लिक्विड के केस में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिए क्या आंसर रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, नन ऑफ दिस। हिंदी में बात करें, डिक्रीज मतलब कम होगा, इंक्रीज मतलब ज़्यादा होगा, पहले कम होगा ज़्यादा फिर बाद ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे बने रहेगा। आप देखो आपको मैं क्या कराने वाला हूँ, विस्कोसिटी का फुल पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ पे विस्कोसिटी में जितने भी पॉइंट आते हैं, यूनिट होती है विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी, सब कर लेंगे आज, ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो विस्कोसिटी से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, गैस के केस में क्या होता है, प्रेशर के केस में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी कर लेंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विस्कोसिटी से सारे पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो देखो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको विस्कोसिटी से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम विस्कोसिटी की बात करते हैं। देखो दिख रहा होगा, ठीक है, विस्कोसिटी। ठीक है, पहले तो विस्कोसिटी हो गया, इसको विस्कोसिटी बोलेंगे, मतलब श्यानता बोलते हैं इसको। एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है, देखो विस्कोसिटी को हम मतलब कैसे पता करेंगे कि कैसी विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है। जैसे मान लो कि हनी है, ठीक है, आपके पास क्या है, हनी, हनी है, और इधर वाटर हो गया। अब दोनों को अगर देखा जाए तो हनी कैसा होता है, हनी आपको पता होगा। देखो जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। हनी कैसा होता है, ये थिक होता है। ठीक है, थिक मतलब इसका गाढ़ा होता है, ये पतला होता है, इसको हम थिन बोलेंगे, THIN। ठीक है, थिन मतलब पतला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हनी हो गया, इसकी विस्कोसिटी जो होगी, ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ हनी वो ज़्यादा होगी विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये थोड़ा कंडीशन इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी ये। ठीक है, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वाटर के केस में, मतलब जो थिक होता है, जो गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, बट ऐसे समझना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर बात करी जाए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की, ठीक है, पेट्रोल और डीजल की बात करी जाए तो यहाँ पे जो डीजल जो होता है वो गाढ़ा होता है, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब उसकी डेंसिटी, जो डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अलग होती है। जैसे पेट्रोल की डेंसिटी होती है 700 से 750 800 के बीच में, और लेकिन 700 से कम होती है, या फिर 720 की फिर वो डीजल की होती है। ठीक, इस तरीके से हो गया। लेकिन हनी और वाटर के केस में यहाँ पे बात करेंगे, थिक है अगर हनी तो इसको हम विस्कोसिटी ज़्यादा बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, अब बात आती है इसकी। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टाउ इजकल टू म्यू डी अपन डी बाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाउ इजकल टू म्यू डी अपन डी बाई, क्योंकि फ्लूइड में में आप पढ़ा होगा। ठीक है, टाउ क्या होता है अभी, टाउ होता है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और म्यू हो गया आपका विस्कोसिटी, ये भी पता होना चाहिए। और डी अपन डी बाई होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये भी पूछा जाता है कि डी अपन डी बाई क्या होता है। ठीक है, ग्रेडियंट।
वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद देखिए यूनिट की हम बात करेंगे, अगर यूनिट की बात करेंगे हम, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई, देखिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। और पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल, पास्कल सेकंड, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आती है सीजीएस में। सीजीएस में क्या होती है भाई, देखिए सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है। ये पद्धति होती है एमकेएस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, फुट पर सेकंड पद्धति। तो ये हो गया। सीजीएस में क्या होता है भाई, सीजीएस में होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डाइन D/NE, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा सीजीएस में। अब यहाँ पे इसको हम देखो पॉइस भी कहते हैं, अगर पॉइस भी आ जाए, POISE, ठीक है, पॉइस भी बोलते हैं। ये सारी यूनिट है विस्कोसिटी की जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड होता है, ठीक है। ये मैं हैशटैग लगा दे रहा हूँ ऐसे करके, तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पर ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद देखिए 0.1 आपका, देखो 0.1 और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हैशटैग में 0.1 यहाँ पे हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी यूनिट हो गई आपकी, ठीक है। ध्यान रखना भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो यूनिट है देखो, ये हैशटैग हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। पॉइस भी होती है, पॉइस पूछा जाता है, पॉइस किसकी यूनिट है, तो विस्कोसिटी की हो गई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड हो गया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC JEE में, ठीक है। 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गया, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बहुत सारी यूनिट होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी आगे देखते हैं भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यहाँ पे एक चीज़ और रह गई आपकी, मैं वो चीज़ बता दूँ, ML-1 T-1, ठीक है। डायमेंशन अगर बात करिए डायमेंशन की, तो देखो ML-1 T-1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, जो कि याद रखना है इसको, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है, देखो स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और μ/ρ होता है, ठीक है, μ/ρ। अब देखो है क्या क्या, इसको हम कैसे करेंगे, ये जो म्यू है इसको देखो, मैंने आपको बताया था म्यू जो होता है, ये इसको देखो, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी को। तो ये हो गया तुम्हारा डायनामिक विस्कोसिटी, अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी देखो, डेंसिटी ρ = मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, पता होगा सबको। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आज की यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बाकी डेंसिटी की हम बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या था हमारा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट, हम यूनिट की बात करेंगे अब, यूनिट। तो यूनिट में क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रोक। एक स्ट्रोक बराबर क्या होता है, तो कोई बताएगा एक स्ट्रोक बराबर क्या होता है, तो एक स्ट्रोक बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ये यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और स्ट्रोक बराबर होता है, जो कि स्ट्रोक अगर पूछे जाए स्ट्रोक किसकी यूनिट होती है, तो स्ट्रोक होती है भाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये स्ट्रोक बराबर, एक स्ट्रोक बराबर होता है, ठीक है, एक स्ट्रोक बराबर होता है, जो कि यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये एक नंबर मान ले रहे हैं, ये दूसरा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे देखो क्या है, CGS में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। CGS में बात करिए,
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये होगी CGS में, सेंटीग्राम सेकंड। उसके बाद देखो बात करी जाए 1 सेंटी स्टॉक बराबर 10⁻² स्टॉक, ठीक है। 1 सेंटी स्टॉक 10⁻² क्या हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछे गए हैं, ये यहाँ पे देखो मैं हैशटैग लगा दे रहा हूँ इस तरीके से। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे L2T-1, ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है L2T-1, ये इसकी डायमेंशन होती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको सभी को, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक विस्कोसिटी बता दिया है मैंने, और यहाँ पे विस्कोसिटी मैंने बता दिया है, ठीक है। ये इतने पॉइंट बनते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज़ और आती है इससे, टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर का थोड़ा देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, टेम्परेचर इफेक्ट। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मेरी कभी कभार गलत हो जाती है, तो ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर इफेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में बात करी जाए, अगर आपके पास लिक्विड है कोई भी और टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे तो केस ऑफ लिक्विड के बात करेंगे तो T जो प्रोपोर्शनल होता है, T जो प्रोपोर्शनल है 1 विस्कोसिटी, ठीक है। इस केस में लिक्विड के केस में बात करें तो T जो होता है 1/μ होता है, ठीक है। म्यू होता है यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना। बाकी देखिए अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिक्विड कोई भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ लिख लेना, आराम से कॉपी में लिख लेना, इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा परेशान ना हो। इंक्रीज विद टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज, ठीक है। अरे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, डिक्रीज होगा। इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को तो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो केस ऑफ गैस, गैस के केस में देखो क्या होता है। गैस के केस में जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्कोसिटी की, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर T फॉर टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी होगी वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो अब यहाँ पे एक ग्राफ बनता है, ठीक है, ग्राफ बनता है, आपको सभी को पता होगा। ये म्यू हो गया, ठीक है, ये म्यू हो जाता है यहाँ पे, और ये टेम्परेचर हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा लिक्विड और गैस, ठीक है। ये क्या होता है, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस के केस में। तो हमको पता है अगर टेम्परेचर और म्यू में अगर ग्राफ बनाया जाए तो लिक्विड के केस में क्या होता है, डिक्रीज होती है, जो कि डिक्रीज का ये दिखा रहा है, ये इस तरीके से इंक्रीज का दिखा रहा है, ठीक है। ग्राफ हो गया, ये डिक्रीज का दिखा रहा है भाई, और ये इंक्रीज का दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के, देखो अब सीधे सीधे तैयार कर लेना डेटा, इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, इन केस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के केस में देखो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। विस्कोसिटी कंडीशन ऑफ, बोथ कंडीशन में बढ़ेगी, बोथ
लिक्विड और गैस, ठीक है। लिक्विड और गैस के दोनों की कंडीशन में आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे तुम्हारा वो हो जाएगा विस्कोसिटी। तो प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिक्विड की भी विस्कोसिटी बढ़ेगी और गैस की भी विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको मैंने पूरा क्लियर डेटा बता दिया है। इसके अलावा भी फिर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो कि न्यूमेरिकल इसका जो होता है टाउ इक्वल टू डी अपन डी वाई से, ठीक है। टाउ इक्वल टू डी म्यू डी अपन डी वाई, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा विस्कोसिटी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको सभी को। वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना अगर समझ में, देखो वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा उसको डिटेल में कराऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम कम कराऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं भाई। रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। देखिए सभी ने पढ़ा होगा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। बस इनको ये पता है कि 2000 से कम होता है या फिर 4000 से ज़्यादा होता है तो लैमिनार फ्लो होता है और ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। इस तरीके से हमें पता होता है थोड़ी बहुत चीज़ें रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर में आज को पूरा आपको करवाने वाला हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स या फिर प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स और विस्कस फोर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेनॉल्ड्स नंबर तो ये आ गया। अब मैं आपको वेबर नंबर भी करा दूंगा, ठीक है। वेबर नंबर होता है और यहाँ पे बहुत सारे नंबर आते हैं, आपको पता होगा, जैसे यूलर नंबर भी आता है, ठीक है। वेबर नंबर भी आता है, फ्रॉड नंबर आता है, इस तरीके से नंबर आते हैं। तो आप एक बार में क्लियर कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नंबर का इस क्वेश्चन पक्का आता है, ऐसे लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो हम इसको कवर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। डायमेंशनलेस नंबर में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको तरीका बता दूं मैं। डायमेंशनलेस नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे फ्रॉड नंबर आता है, रेनॉल्ड्स नंबर आता है, वेबर नंबर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मैंने कैसे याद किया था, ऐसे रट लिया था मैंने, RV FG WS EP ME, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लिया था मैंने, RV FG WS EP ME, इस तरीके से मैंने लिस्ट बना ली थी, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी, इस तरीके की रट्टा मार लेना, इसको 10 या 15 बार बोल लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। RV FG WS EP ME, ठीक है। दो के पेयर हैं, आपको दिख रहे होंगे, दो के पेयर हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेनॉल्ड्स नंबर की। तो रेनॉल्ड्स नंबर देखो क्या होता है, RE/NOLDS, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर को याद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, RE से डिनोट कर दें रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, सबको पता होगा। रेनॉल्ड्स नंबर में होता क्या है कि देखो सबसे पहले ये ट्रिक मैंने जो बताई है वो किस तरीके से, R4 हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये R4 जो है ना, ये R है इसकी, ये वाली जो R है ये रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। V4 क्या होगा, विस्कस फोर्स हो गया। तो देखो सबसे पहले सभी में सबसे पहले ऊपर इनर्शिया फोर्स जरूर आता है, तो क्या करना, INERTIA, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। एक नंबर आपका याद हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे, RV मतलब इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। सब में देखना फ्रॉड नंबर होता है, FROUD, फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो फ्रॉड नंबर होता है FN से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इनर्शिया फोर्स तो सब में आएगा ऊपर, इनर्शिया फोर्स अपॉन, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे देखो G फॉर ग्रेविटी फोर्स हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, इनर्शिया फ्रॉड नंबर हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी GRAVI, ग्रेविटी फोर्स,
ठीक है। दूसरा नंबर तैयार हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। एफ का मतलब फ्रॉड नंबर हो गया, ठीक है। इनर्शिया फोर्स, देखो इनर्शिया फोर्स सब में आ रहा है, ये देखो इनर्शिया फोर्स सब में आ रहा है ऊपर, तो नीचे वाले जो हैं वो मैंने ऐसे लिख रखे हैं। G4 हो गया तुम्हारा ग्रेविटी फोर्स। अब W क्या होता है भाई, WS मतलब वेबर नंबर, ठीक है, WEBER वेबर नंबर। अगर इस तरीके से हम देखें तो वेबर नंबर हो गया WN से डिनोट करेंगे। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, देखो S मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। इस तरीके से याद करेंगे। अब ई फॉर यूलर नंबर हो जाएगा, ठीक है, यूलर नंबर, EULER यूलर नंबर हो गया, ठीक है। देखो वीडियो बड़ा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यूलर नंबर हो गया। तो इनर्शिया फोर्स देखो सबसे पहले आएगा, इनर्शिया फोर्स के बाद अब देखो P4 हो गया प्रेशर फोर्स, ठीक है, लिख लेना कॉपी में। अब लास्ट बचा हुआ, लास्ट को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मैक नंबर, M फॉर मैक नंबर, ठीक है, MECH मैक नंबर, जो कि यूज होता है किसमें, आपको सभी होता है, जो आपका नोजल होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है मैक नंबर, ठीक है। तो मैक नंबर क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स बट्टे क्या हो जाएगा, E फॉर क्या हो गया, इलास्टिक फोर्स, ठीक है, ELASTIC इलास्टिक फोर्स। तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। यहाँ पे देखो सारे नंबर्स मैंने लिखा दिए, जितने भी नंबर हैं। सब में एक चीज़ देखना, सब में देखो इनर्शिया फोर्स सबसे ऊपर आ ही रहा है, ठीक है, इनर्शिया फोर्स सब में ऊपर आ रहा है। तो इसको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नीचे वाले आपको याद करने हैं, जैसे वी फॉर विस्कस फोर्स हो गया, G4 हो गया तुम्हारा ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। S हो जाएगा तुम्हारा देखो सरफेस टेंशन फोर्स, P4 हो गया प्रेशर फोर्स, ठीक है, और E हो जाएगा तुम्हारा इलास्टिक फोर्स। सब में एनर्जी फोर्स अपॉन, ये आपको ये ट्रिक याद करनी है। समझ में आ गया होगा ट्रिक कैसी है, RB FG WS APME, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है भाई, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर की यहाँ पे बात करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर देखो कैसे डिफाइन करेंगे, RE से डिनोट करते हैं इसको, RE से क्या होता है, अभी बताया था, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है, रो वी डी अपॉन म्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर का। अब देखिए यहाँ पे रो क्या होगा, डेंसिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है, रो हो गया, वी हो गया, डी हो गया और म्यू हो गया। ये भी चीज़ हमको पता होनी चाहिए। रो हो गया तुम्हारा डेंसिटी, म्यू वी क्या हो जाता है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वेलोसिटी है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये वेलोसिटी है। डी डायमीटर ऑफ पाइप, और म्यू हो गया तुम्हारा, देखो म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, वी हो जाएगा, यहाँ पे म्यू होगा तुम्हारा विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी हो जाए। अब देखो एक बात मैं बता दूं तुम्हें, वी जो देखो रो वी डी अपॉन म्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा वी डी अपॉन म्यू, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको पता होगा स्मॉल v बराबर क्या होता है, म्यू अपॉन रो होता है, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने आपको बता चुका हूँ, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू बराबर जब आप निकालोगे, यहाँ से म्यू बराबर आप निकालोगे तो ये इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा भाई, रो वी डी
म्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी क्या, स्मॉल v अपॉन रो, तो रो से रो कट गया, ठीक है, और क्या आ गया अपना रेनॉल्ड्स नंबर बराबर क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर बराबर क्या हो जाएगा अभी, वी डी अपॉन स्मॉल v, ठीक है। तो v है जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और स्मॉल v हो जाएगा वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल v होगा वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, समझ में आया। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर के जो फॉर्मूले हैं भाई, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, दोनों होता है रो वी डी अपॉन म्यू और कैपिटल वी इंटू डी अपॉन स्मॉल वी जो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। अब यहाँ पे देखो रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका यहाँ पे 2000 से कम हो जाता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे 2000 से, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर तुम्हारी 2000 से कम है, ठीक है, लेस देन 2000, तो फ्लो देखो, फ्लो ये क्या करता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो फ्लो को दिखाता है, फ्लो को दर्शाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेमिनार, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है भाई कि फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब उसको फ्लूइड के पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, लेमिनार फ्लो हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4000 से ज़्यादा हो जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर का मोर देन 4000, ठीक है, आर ई की वैल्यू मोर देन 4000, ये कोई नंबर से दर्शाते हैं भाई, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान अगर वैल्यू अगर 4000 से ज़्यादा अगर आ गया तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन आती है रेनॉल्ड्स नंबर से, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो बड़ा बन रहा है मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पूरा देख लेना है, ये मत सोचा कर वीडियो बड़ा बनना है, छोटा छोटा वीडियो वो बाद में बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ए परपेचुअल मोशन मशीन इज। तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट आपको सभी को पता होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसमें, पी एम एम सुना होगा, प्रथम परपेचुअल मशीन या फर्स्ट काइंड ऑफ मशीन इस तरीके से आता है, PMM1 आता है और PMM2 आता है, दोनों को हम कवर करेंगे इसमें वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको आंसर बताना है, फर्स्ट काइंड ऑफ पॉसिबल होता है, फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल हो गया, सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल होगा, सेकंड काइंड पॉसिबल होगा। देखो मैं आपको बता दूं, केल्विन प्लैंक अगर आ गया और परपेचुअल मोशन आ गया, तो केल्विन प्लैंक तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो देखो सेकंड काइंड इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट में जो PMM2 और PMM1 इसको हम करेंगे, PM1 किसके लिए होता है, PM2 किसके लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए इसको करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं डिटेल में लेकर आ रहा हूँ कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँ, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप नोट्स भी बना सको वहीं के वहीं, ये नहीं है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन का डायरेक्ट कर लिए और रट्टा मार लिया, तो ऐसे तो बहुत सारी आपकी किताबें हैं, आप उसमें क्वेश्चन रट्टा मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, सही बात कह रहा हूँ कि नहीं मैं। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि तैयारी कैसे करी जाती है, बाकी चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, DQ इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है, यही तो होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे वर्क को 0 कर दे रहा हूँ, तो DQ इक्वल टू DU, तो आपको ये बताना है कि वर्क 0 कब होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है या कांस्टेंट प्रेशर में होता है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। तो वही वो वाली कंडीशन में आप जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटल हीट के बराबर होती है, DQ इक्वल टू DU हो जाता है, ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, DQ इक्वल टू DU प्लस DW, इंपॉर्टेंट है काफी। यहाँ पे DQ क्या होगा, DQ क्या है बताइए, हीट है, ठीक है, DU क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद DW है, वो क्या है यहाँ पे बताइए, वर्क डन है, ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन, ठीक, हीट ट्रांसफर और वर्क डन, हीट ट्रांसफर और वर्क डन,
ठीक है। हीट ट्रांसफर वर्क डन कैसी प्रॉपर्टी है बताइए? तो ये कोई नो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना। हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PMM1 ये सुना होगा आपने, PMM1। तो PMM1 क्या होता है? प्रथम परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है। ये आप फर्स्ट प्रोपोर्शनल मशीन कर गए हैं। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, यहाँ देखो PMM1, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसमें क्या होता है। तो कोई भी आपकी मशीन है, ठीक है, ये मशीन है और यहाँ पे कोई भी आपको क्यू हीट दे रहे हैं, इसको क्यू मतलब इसको कोई भी हीट नहीं दे रहे हो, ठीक है, फिर भी आप वर्क को जनरेट कर रहे हो, मतलब कोई भी हीट नहीं दे रहे हो और फिर वर्क जनरेट कर रहे हो, तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इसको PMM1 बोलते हैं और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यही आता है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी जहां तक है, ठीक है। अब मैं सेकंड लॉ की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ हो गया, अब मैं सेकंड लॉ की बात करता हूँ, ठीक है। सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है बताइए? सेकंड लॉ होता है वो किसको डिफाइन करता है? तो ये करता है एंट्रोपी को, ठीक है, एंट्रोपी को करता है। और एंट्रोपी क्या होती है भाई? DS इक्वल टू DQ अपॉन T, ठीक है। एंट्रोपी होती है DS इक्वल टू DQ अपॉन T और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये एंट्रोपी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, याद रखना यहाँ पे। और इसी सेकंड लॉ के अंतर्गत, ठीक है, सेकंड लॉ के अंतर्गत ही क्या आता है? PMM देखिए सेकंड लॉ होता है ना, ठीक है। तो यहीं पे PMM2 आता है, PMM2। अब PMM2 क्या होता है? PMM2 में क्या है कि कोई भी आपकी मशीन है, ठीक है, कोई भी आपकी मशीन है, यहाँ पे मशीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप कि Q दे रहे हो, आपको क्या दे रहा है, ठीक है। Q जो दे रहे हो वो 100% दे रहे हो, यहाँ पे Q है वो 100% दे रहे हो। वो क्या आप 100% यहाँ पे वर्क को प्राप्त कर सकते हो? ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आप 100% वर्क नहीं रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो PM2 सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आती है, PM1 फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आती है, पता होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है? ए हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन है, हैज थर्मल इफिशियंसी ऑफ 30%। थर्मल इफिशियंसी आपको दे रखी है 30%। इन द इनपुट ऑफ 20,000 जूल पर सेकंड, आपको इनपुट दे रखा है, मतलब क्यू होता है इनपुट, ठीक है, क्यू होता है इनपुट जो कि 20,000 आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन बाय हीट इंजन? तो आउटपुट क्या होगा? W, आपको W फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हीट इंजन है उसमें इफिशियंसी आपको दे रखी है, इफिशियंसी जो दे रखी है वो 30% दे रखी है, ठीक है। और हीट इनपुट दे रखा है, इनपुट दे रखा है 20,000 जूल पर सेकंड, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और आउटपुट आपको पूछ रहा है, आउटपुट क्या होता है अभी? W। आपको वर्क पूछ रहा है, ठीक है, W पूछ रहा है। देखो क्या करेंगे अभी, इफिशियंसी का फॉर्मूला जो होता है इंजन में W/Q होता है, सबको पता है W/Q। इफिशियंसी के बराबर में 30% रखूँगा तो 30/100 कर दूंगा, ठीक है। और W क्या हो जाएगा हमारा? W हमें निकालना है, ठीक है। और Q हमारा कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो और यहाँ से एक जीरो, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। W बराबर जो निकलेगा डायरेक्ट यहाँ से, तो देखो 2,000 का गुणा 3 में करोगे तो 6,000 आ जाएगा, ठीक है। 6,000 आ जाएगा, जो कि D ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? इस तरीके से करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इफिशियंसी W/Q होता है, मतलब वर्क अपॉन हीट, ठीक है, आउटपुट अपॉन हीट। तो ये हो गया। फिर आउटपुट अपॉन इनपुट भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इनपुट देखो आपको ये दे रखा है, आउटपुट ये आपको पूछा है, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकली मोस्ट कंडक्टिविटी? तो यहाँ पे हम देखो सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो किस में होती है? कॉपर में होती है, सिल्वर में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, गोल्ड में होती है। जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की बात करिए, ठीक है। और कंडक्टिविटी में आप समझ सकते हो कि कोई भी आपको मतलब वायर है तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कितना फ्लो कर सकती है, ठीक। कौन सा मटेरियल इसमें बेस्ट रहेगा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी के लिए? तो सबसे बेस्ट रहेगा भाई कौन सा? सिल्वर,
ठीक है, सिल्वर रहेगा सबसे अच्छा, जो कि कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। तो इसका एक सीरीज़ है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, छोटा सा सीरीज़ है, वैसे तो बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले डायमंड आ जाएगा, डायमंड, कॉपर होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, डायमंड, सिल्वर, एक मिनट रुकना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। डायमंड होता है, डायमंड हो गया, फिर सिल्वर हो गया, ठीक है, डायमंड के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर, कॉपर हो जाएगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, लिख लेना, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे टंगस्टन आता है, टंगस्टन आता है, फिर उसके बाद जिंक आता है। तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है ये। तो सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए, सबसे लोएस्ट पूछी जाती है, हाईएस्ट पूछी, तो मैं इसको क्लियर बता दूंगा आपको। डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद सिल्वर की उससे कम होती है, फिर उसके बाद कम होती है कॉपर की, एल्यूमिनियम की होती है। तो ये लिस्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में पूरी लिस्ट करा दूंगा एक ही बार में, ठीक है। मुझे पता है कैसे क्वेश्चन कराने हैं आपको, तो एक बार में नोट्स बना लेना, एक बार में याद कर लेना, रट्टा मार लेना, जो कुछ भी कर लेना, ठीक है। डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ऐसे करके जैसे हो गया, और यहाँ पे देखो टंगस्टन, जिंक, यहाँ तक तो एक एक लिस्ट याद हो जाएगी। फिर दूसरी लिस्ट इसके नीचे आएगी, जिसमें आइस भी देता है, पानी भी देता है, वाटर भी देता है, गैस भी देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। तो ऐसे ऐसे करके हम याद करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायनामिक फ्रिक्शन। तो देखिए आपको सभी को पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, सभी को पता होगा। जैसे टायर होता है, मान लो आपका टायर भी कैसे चलता है, जब आपका ज़मीन पे ये टच करेगा, ठीक है, तो फोर्स आगे बढ़ेगा और फ्रिक्शन आपका पीछे होगा, ठीक है, इस तरीके। तो F बराबर आपको पता होगा, F बराबर म्यू आर होता है, ठीक है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, स्टैटिक मतलब रोकने वाला फ्रिक्शन, तो डायनेमिक फ्रिक्शन से कैसा होगा, जब हमारी गाड़ी जब तेज़ चलती है, ठीक है, ध्यान रखना, गाड़ी जब हमारी तेज़ चलेगी तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा, ठीक है, कम होगा। और स्टैटिक मतलब गाड़ी जैसे रुकी होती है, मतलब फिक्स है, गाड़ी रुकी हुई है, हमारी रुकी हुई है और बस वो चलने ही वाली है, मान लो रुकने वाली कंडीशन में जब फ्रिक्शन लगता है तो ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक का मतलब हो गया अभी चल रही है, ठीक है, ये डायनामिक है, ये डायनेमिक वाली होगी। समझ में आ गया। जब हमारी गाड़ी चलेगी तो फ्रिक्शन कम होगा उसके अंदर। जब गाड़ी हमारी मान लो स्लो या फिर चलने वाली है, टायर एकदम जैसे ट्रक रुका हुआ है, बस चलने वाला है जस्ट, तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में वहाँ पे फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया हुआ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, रिलेट द वेल्डिंग प्रोसेस इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी की कंडीशन में ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बता रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज लेस देन ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। ऑक्सी फ्यूल मतलब ऑक्सीडाइज यही होगी, ठीक है, जो ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग होती है वही होगी, जिसमें C2H2 और ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग का नाम रखा है इसने। इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन वेल्डिंग, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये भी गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रो वेल्डिंग एंड ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। तो देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ठीक है। डी में सबसे पहले जो आएगा ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग आएगा, फिर उससे ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फिर उससे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है और पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। देखिए, आइडेंटिफाई द फीचर ए आपको पूछा है, ये ए आपको दिख रहा है, इसकी जो लाइन आपको दिख रही होगी इस तरीके से, ये यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है। द कास्टिंग फिगर गिवन, तो ए आपको क्या मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, ए क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है क्या है भाई। तो पार्टिंग लाइन है या फिर ड्रैग है, कोप एंड चैम्पलेट। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो दिखा रहा है आपको इस तरीके से, आपको एक लाइन दिख रही होगी इस तरीके से, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, तो इसको हम पार्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से को कोप बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को ड्रैग बोलते हैं, DRAG, पैटर्न का भाग है, ठीक है। बीच वाले पार्ट को हम पूरे को बोलेंगे क्या, चीक, चीक बोलेंगे, ठीक है।
चैम्पलेट क्या होता है? चैम्पलेट देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। चैम्पलेट देखो एक तरीके की कील टाइप की होती है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी जो कोर होती है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और कोर क्या होती है? कोर देखो क्या होती है, कुछ नहीं होती। कोर देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, ये तो हमारी कोई बॉडी इस तरीके से, ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है। और इसको हमें पाइप की फॉर्म में बनाना है, मान लो पाइप की फॉर्म में बनाना है, इस तरीके से खोखला बनाना है, तो हम इसको कोर बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब कोर का काम क्या होता है, बस बेसिकली आपको क्या करना है, हमें हमें बस बॉडी को खोखला बनाना होता है, उसको हॉलो बनाना होता है, कोर का मतलब हो गया, ठीक है। चैम्पलेट क्या करता है, इसको सहारा देने का, सपोर्ट करने का काम करता है, टू सपोर्ट द कोर, कोर को सपोर्ट करने का काम करता है कौन, चैम्पलेट, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाला जो भाग है इसको मैं बी मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से, ये क्या है, ठीक है। ये बताना आपके ये है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओगे, अभी बताओ ये है क्या, अभी से जल्दी से टाइप करो कि है क्या। देखो पढ़ रहे हो तो आप बताओगे, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कैल्किंग इज़ ए प्रोसेस यूज टू मेक जॉइंट। तो कैल्किंग इज़ ए प्रोसेस, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे मिला है, इसको समझ में नहीं आया होगा आपको। कैल्किंग एक प्रोसेस है, ये क्या है, ये कलर प्रूफ जॉइंट बनाती है, फिर कोरोजन प्रूफ या आइडेंट प्रूफ या लीक प्रूफ। देखो कैल्किंग प्रोसेस है क्या, ये कैल्किंग प्रोसेस जॉइंट में काम आता है, ये लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के काम में आता है कैल्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो डिटेल में हम इसको देख नहीं पाए मैं, लेकिन इसको मैं करा दूंगा डिटेल में बाद में, अगर मुझे बता देना, ठीक है। कैल्किंग प्रोसेस का फिगर विगर बना के फिगर दिखा देंगे। तो लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है कैल्किंग प्रोसेस। 9 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल के लिए क्या इसमें से ट्रू होगा, ऑटो साइकिल इज कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन साइकिल, ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन साइकिल, ये तो सही लग रहा है। ऑटो साइकिल इज ए पार्शली कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर, ये तो गलत हो गया। ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट प्रेशर कंबशन साइकिल, ये भी गलत है। ठीक, ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन साइकिल, ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन साइकिल। देखो ए और डी एक ही तरीके का ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक है। या फिर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए या डी में से कोई भी एक आंसर, दोनों सेम टू सेम टाइपिंग लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑटो साइकिल जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है, सबको पता होगा, ठीक है। और ऑटो साइकिल का आप अगर फिगर भी बनाएं तो पीवी डायग्राम में आपको फिगर आना चाहिए ऑटो साइकिल का। क्या होता है ऑटो साइकिल का, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, प्रेशर हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो आपको देख रहे होंगे ये वाली जो लाइन है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन होती है इस तरीके से। और डीजल साइकिल की बात करिए तो डीजल साइकिल कैसे बनाओगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, एक कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो देखो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्या करना, डुअल साइकिल जो होता है, DUAL, डुअल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो बताना, सभी का कंप्रेशन रेशियो बताना आपको। ऑटो साइकिल का कंप्रेशन CR बताना है, कंप्रेशन रेशियो। और यहाँ पे डीजल साइकिल का बताना है कंप्रेशन रेशियो। और यहाँ पे डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो बताना है, कितना कितना होता है सभी का, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा वो ज़रूर बताएंगे, जो लोग पढ़ रहे होंगे ईमानदारी से। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ भाई, पसीना बहा रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट करिए, ठीक है। मैं जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको सही तरीके से, और ऐसे कोई अगर पढ़ा रहा हो तो आप बताना मुझे, ठीक है। पढ़ाते तो बहुत सारे हैं लेकिन आप चीज़ों को समझिए, ठीक है, ठीक है। वीडियो नंबर मैंने पहले बना दिया था, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। देखिए वीडियो नंबर पहले बना दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और वीडियो नंबर 2 था आज का। तो सभी लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी जो वो आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत दिन हो गए सब्सक्राइबर, तो आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, सभी लोग बने रहिएगा। और जितना भी कंटेंट होगा मैं आपको कराऊंगा। और देखो जो भी लोग मेरे लिए 10 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 लोग वो भी काफ़ी हैं। बस उन लोगों से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा करिए, जिससे क्या है कि हमारे व्यू भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा,
चलिए